कॉपी निकाल ली बेटा? कहाँ था? कितने दिन? काफी दिन हो गए। लेक्चर देख लिए थे रिकॉर्डेड? हो गया। कॉपी से पढ़ के बेटा बताना जिससे मैं पूछूंगा। कॉपी खोल लो। ये मैं मुझे दे गया ना पेज। कॉपी खोल लो अपनी। अपनी कॉपी से पढ़ के बताना है गलत लिखा है या सही लिखा है, दूसरे से नहीं देखना, ठीक है? पहला क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं, आदेशवीर, कौन से एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ब्रोमीन एंड मरकरी। कोई और बता सकता है इसके बिना? यस, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, ब्रोमीन, मरकरी। गैलियम ऐसा है कि बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है, अगर आप हाथ पे भी रख लोगे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर से भी मेल्ट हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री के आसपास होता है। तो गैलियम एक ऐसा मेटल है, वैसे तो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है, लेकिन रूम टेम्परेचर में हम लिक्विड मानेंगे क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर 25 से ऊपर माना जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 25 से नीचे। तो ये आपके बुकलेट में लिखा हुआ था। अगर इनमें से पूछा जाए भी कितने नॉन मेटल्स हैं जो लिक्विड है, तो ओनली वन, ब्रोमीन, क्योंकि बाकी सारे मेटल। तो लिख लो, लिक्विड एलिमेंट्स में आ जाएंगे। लिक्विड एलिमेंट है सीजियम, पहला सीजियम CS, फ्रांसियम FR, पहला CS सीजियम, दूसरा FR फ्रांसियम, तीसरा मरकरी HG, चौथा कौन सा बताया? ब्रोमीन, और भी बता, गैलियम GA, गैलियम एंड ब्रोमीन। ठीक है, इनमें से ब्रोमीन की ब्रैकेट में लिख लो नॉन मेटल है, बाकी सारे क्या है? मेटल। तो 4 मेटल्स हैं, सिर्फ एक क्या है? नॉन मेटल। अब स्पेशली पूछा जाता भी लिक्विड नॉन मेटल, तो फिर एक ही होता, ब्रोमीन। ठीक है, आगे चल रहे हैं। वाई जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर इनर्ट? आयुष, यस, नॉट रिएक्टिव। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर हाईली स्टेबल, जिसकी वजह से दे आर नॉट रिएक्टिव एट ऑल, है ना, रिएक्ट नहीं करते। क्लियर है? थर्ड, आर्गन पोटाशियम से पहले प्लेस किया गया है, कनन। एटॉमिक नंबर, एंड आर्गन का एटॉमिक नंबर कम है पोटाशियम। ठीक है, नेक्स्ट, आपका क्या नेम है? इशप्रीत, आप बताना। फोर्थ, 2 8 8 एलिमेंट्स क्यों आते हैं बेटा? क्योंकि 1s2 है। अब करोगे, फर्स्ट पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय 1s, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बने हैं पीरियड्स। तो लिख लो, फर्स्ट पीरियड मींस 1s, सेकंड पीरियड मींस 2s 2p, थर्ड पीरियड मींस 3s 3p, फोर्थ पीरियड मींस 4s 3d 4p। तो पीरियड आप ऐसे देखोगे ना, ये क्वेश्चन था ना 7th और 8th, इसी बेस पे था। ठीक है, तो हम कहेंगे पीरियड बने ही कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हैं। अब इनसे आप देखते रहोगे, फर्स्ट पीरियड अगर 1s है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 एलिमेंट आएंगे। सेकंड पीरियड 2s 2p है तो 8 आएंगे, एंड सो हो जाएगा बेटा। आगे चल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं दिव्या ज्योत। सेकंड का बेटा फर्स्ट, कौन सा मोर मेटालिक है इनमें से? सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, चारों में से क्या लिखा कॉपी पे? कौन सा मोर मेटालिक है? क्रोमियम, फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला मोर मेटालिक है, क्रोमियम। नेक्स्ट, अब सेकंड, क्लोरीन। ए याद हो गए अब?
ए और बी याद हो जाएंगे। पहला ग्रुप ए है, दूसरा बी 2A है, फिर 13 3A है, 14 4A है एंड सो ऑन, है ना। कौन सा ग्रुप है ऐसा, ए या बी में से कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट्स इकट्ठे रखे हैं, 3 ग्रुप्स हैं। 8th बी में 3 ग्रुप हैं इकट्ठे, याद है। बीच में 8th बी आ गया था, आयरन कोबाल्ट एंड निकल वाला। आगे कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट बेटा, थर्ड अल्कली मेटल और उसका एटॉमिक नंबर। अंशिम थर्ड, पोटाशियम एटॉमिक नंबर। तो थर्ड अल्कली हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं होगा, लिथियम सोडियम पोटाशियम ऐसे होगा, ठीक है। और पोटाशियम का कितना है 90। क्लियर है। अब इसमें फोर्थ नोबल गैस क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36। सुखमनजोत थर्ड हैलोजन, पहली बताओ हैलोजन कौन सी होती है, ग्रुप पता है सबसे ऊपर क्या आता है, तुम बताओ आगे। ब्रोमीन, पहली आती है फ्लोरीन, उसके नीचे क्या आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आया, ठीक है। एटॉमिक नंबर बताओ 35। एटॉमिक नंबर के अंशु, एटॉमिक नंबर कैसे कैसे ऐड करते हैं हम, कितना कितना ऐड करते हैं, पहले एस ब्लॉक वालों के लिए बताओ। पहले कितना 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 32 एस ब्लॉक वालों के लिए। उदित बताएगा पी वालों के लिए कहां से स्टार्ट करना है, पहले 8 एक बार, 2 बार 18, 2 बार 30। अंकिता डी वालों के लिए पहले एक बार 18, फिर 2 बार 30। डी वालों में लेकिन एक ग्रुप में एक्सेप्शन था, स्कैंडियम वाले। स्कैंडियम यूटेरियम 2 बार 18 है, फिर एक बार 32 है ना। तो बाकियों में एक बार 18, फिर 2 बार क्या है 30। क्लियर हो गया एटॉमिक नंबर्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में ये आप कर लोगे 16 19, किसी का डाउट है फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में ये भी हो गया था हमारा। सिक्स्थ में इनका पोजीशन बताना है। अनुभव 12 वाले का पोजीशन, ब्लॉक 6 का पहला क्वेश्चन, 12 एटॉमिक नंबर का पोजीशन। ग्रुप सेकंड, थर्ड पीरियड एंड एस ब्लॉक। चेक करो, एस ब्लॉक थर्ड पीरियड, ग्रुप सेकंड। इसे कॉमन नेम क्या दिया जाता है, अल्कली, अल्केलाइन, कुछ ऐसा बोला जाता है, अल्केलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप वालों को अल्केलाइन अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आदित्यपाल। लास्ट पे 4p5 आ रहा है अभी। ब्लॉक पी ग्रुप 7 होगा, ठीक है सबका। 17 हेलोजन, हेलोजन कहते थे कलर प्रोड्यूसिंग है ना, इसलिए कहते थे। क्लियर है। नेक्स्ट 56 लिया। एस ब्लॉक फोर्थ पीरियड, ग्रुप 6 पीरियड, ग्रुप कौन सा बोला है सेकंड ग्रुप। चेक करना बेटा, आ रहा है सबका। समीर गोयल 78। पी ब्लॉक 6 पीरियड 10th ग्रुप। डी ब्लॉक बोला, पी बोला बेटा आपने। डी ब्लॉक मैच हो गया सबका। समीर 65। एफ ब्लॉक 6 पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, सभी एफ का एक ही ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 7th प्रणवी, 7th का 19 का बिना अबो रूल के कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या रहेगा। 1s2 3d 1 आ रहा है अभी लास्ट पे, तो डी ब्लॉक होगा, है ना। नेक्स्ट दिशा 38 का लास्ट बता दो बस क्या आ रहा है, लास्ट वाला 42 आ रहा है, भी चेक करो। 42 ये भी डी ब्लॉक है। नेक्स्ट 29 का
4s1 आ रहा है तो ये क्या है, एस ब्लॉक। तो इनमें से एस ब्लॉक ढूंढना था, वो कौन सा है, 29। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन ही है, ब्लॉक्स बताने हैं। ट्रिजल है बेटा आपका नेम। आप पहले का बता दो, के का। डी ब्लॉक आ रहा है, D1 आ जाएगा ना लास्ट पे। थलेश आयरन का डी क्या आएगा पीछे, 3D8 आएगा, चेक करो। तो ये डी ब्लॉक आ जाएगा, हो जाएगा ये, क्लियर है। नेक्स्ट पीछे दिव्यम गैलियम का पी ब्लॉक आ जाएगा, लास्ट पे पी कितना आ रहा है, P1 आ रहा है, 4P1 आ रहा है सबका, 4P1। इनाक्षी टिन का लास्ट पे क्या आ रहा है, सिर्फ लास्ट का बता दो, 4F आ रहा है, 4F4 तो F ब्लॉक हो। क्लियर है, कोई डाउट है तो हैंड रेज करो 7th क्वेश्चन में। यस, पोटेशियम का 19 है बेटा, लेकिन हमें एवो रूल फॉलो नहीं करना, तो हमारा जो ये बनेगा कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन, इसमें भरना है। तो पोटेशियम 19 भरो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए, और फिर 3d में 1 जाएगा, तो ये डी ब्लॉक। और कोई हैंड रेज करो किसी को और क्वेश्चन में डाउट है। पोटेशियम मैंने लिख दिया, कोई आयरन गैलियम टिन में कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में 12 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। रोहित, तुम रोहित, नहीं पीछे वाला तुम्हारा फ्रेंड, सही है बेटा, 1s3 2s3 2p6, ठीक है, तो ये पी ब्लॉक हो गया ना। नेक्स्ट 19 का रुमानी, 3p1 आ रहा है बेटा पीछे, तो पी ब्लॉक आ रहा है, क्लियर है पी ब्लॉक। नेक्स्ट 1s3 2s3 2p9 3s3 3p9 4s3 3d7, चेक करो भी 3d7 आ रहा है लास्ट पे, तो डी ब्लॉक बने। हैंड रेज करो बेटा, कौन सा समझाऊं। रोहित कोई पूछना है, 3 भरने, ऊपर एग्जांपल दी हुई थी, एक ऑर्बिटल में 3, तो एस में आएंगे 3। 8th का लॉजिक ये रहेगा कि एस में मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल हैं, लेकिन अब ऐसे 3 है, 3 है तो फिर कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। डी में अगर 3 भरे तो 5 है, तो 15 आ जाएंगे। एफ में अकॉर्डिंगली 21 आ जाएंगे आंसर, ठीक है, हो जाएगा ये। आगे चल रहे हैं, 9th में बताओ लॉ ऑफ ट्राइड वैलिड है या नहीं, आ रहा है वैलिड, ठीक है। 10th एका एल्यूमिनियम, अंशुल क्या आ रहा है बेटा, गैलियम आ रहा है, पीहू इसका बताना। नेक्स्ट का एका सिलिकॉन क्या क्या मतलब है, जर्मेन, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी थी, है ना, तो इसलिए इसे नाम दिया गया था एका सिलिकॉन। और लास्ट हमने लिख ही लिया था periodicity एंड कॉज ऑफ periodicity, हो गया। 12 का चेक करो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 कौन सा है, सी ऑप्शन। 16 कौन सा ग्रुप है, ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली का एक कॉमन नेम लिखा था हमने, चैल्कोजन। व्हाई दे आर नोन एज चैल्कोजन्स, और फॉर, ठीक है। राधे आप निकोजन्स बताओ, किन्हें कहा था निकोजन्स, नाइट्रोजन फैमिली, पॉइजनस कंपाउंड फॉर्मिंग, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट इज 13 लोदरमेयर में पीक्स कौन ऑक्युपाई करता है, एल्कीन। पीक्स के बाद डिसेंडिंग पोजीशन एल्केलाइन, उससे पहले असेंडिंग हैलोजन। बॉटम पे डी ब्लॉक रहते हैं, ये भी आपके बुकलेट में एक लाइन लिखी हुई है, बॉटम पे क्या रहते हैं, डी ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 16 फिफ्थ पीरियड, एटॉमिक नंबर क्या है, 52। ग्रुप 16 में कितने कितने ऐड करोगे पहले से, अगर फ्लोरीन पहले एलिमेंट से लेके चलेंगे ऑक्सीजन से, है ना। ग्रुप 16 हम लिखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो पहले 8, फिर 2 बार 18,
फिर थर्ड, तो किसी का भी निकालना है ऐसे करेंगे, है ना। नेक्स्ट ऐसी सेम ग्रुप 8 to 10 में 9 एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, अगर हम सिंथेटिक काउंट ना करें। अगर यहाँ 12 लिख लो इंपॉर्टेंट, अगर 12 आंसर होता तो हम 12 करते, ठीक है। 8th ग्रुप टू 10th ग्रुप, 8th ग्रुप बताएगा कोई कौन सा हो गया 8th ग्रुप? आयरन वाला हो गया, बताओ भी। आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम जो हमने याद किए हैं। तो 9th का कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम। आगे 10th का निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम। तो फिर हमने इस हिसाब से कितने कह दिए? 9, क्योंकि नीचे सिंथेटिक हैं। वैसे ही अगर 12 होता तो इनके आगे भी हमने नहीं याद किया, अलग बात है, लेकिन इनके नीचे भी एक एक एलिमेंट आता है, यहाँ ए आता है, यहाँ बी, यहाँ, ठीक है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टीज में। हो गया बेटा, कोई और डाउट है किसी का? कर लोगे ये? आगे टॉपिक स्टार्ट कर लें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हमने पहला टॉपिक क्लियर किया है, पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे हमने इसे लर्न करना है, क्या क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, नेम क्या है ना। अब हम करेंगे इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो पीरियड में जाते हुए या ग्रुप में जाते हुए एक रेगुलर ट्रेंड दिखाती है। पीरियड में जाते हुए जैसे साइज पढ़ा है आपने 10 तक, पीरियड में जाते हुए साइज डिक्रीज होता जा रहा है, फिर से दोबारा इंक्रीज हो जाएगा जब नेक्स्ट पीरियड में आएंगे। और इस चीज को हमने क्या कहा था? पीरियोडिसिटी। एक रेगुलर ट्रेंड होता है, उसके बाद फिर से रेपिटेशन होती है सेम प्रॉपर्टी की, उसे क्या कहते थे? पीरियोडिसिटी। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक रेगुलर वेरिएशन दिखाती हैं पीरियड और ग्रुप में, सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो जाती हैं। उन प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और इस चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। पहला आज स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस, सेकंड प्रॉपर्टी हमें दी हुई है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और ये कैसे वेरी करती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें दी हुई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। एक बार लिख लो, फिर हम एक एक करके रीड करेंगे इन्हें। फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एंड फिफ्थ पढ़ेंगे मेटालिक करैक्टर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटल के नेचर ऑफ ऑक्साइड, नॉन मेटल के नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। सुनाई दे रही है आवाज मेरी? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने पढ़ा भी था थोड़ा रिडॉक्स में। फिफ्थ इज मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये लास्ट पे डिस्कस, ठीक है। तो आज पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एटॉमिक रेडियस मेजर कैसे करते हैं, होता क्या है। एक एलिमेंट है तो रेडियस बोला जाता है, एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए वर्ड यूज होगा रेडियाई, ये हम बोहर मॉडल में भी पढ़ के आए हैं ना। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, कैसे मेजर करना है और क्या इनका ट्रेंड है पीरियड में, ग्रुप में, कहां कहां एक्सेप्शंस हैं, थोड़ा बहुत 10th में आपने पढ़ा होता है, हम काफी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस, अगर नेम लेता है रेडियस तो हमें आइडिया होता है भी रेडियस का मतलब, तो क्योंकि एटम स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो स्फीयर का रेडियस हम कैसे लेते हैं? सेंटर से लेके बाहर बाउंड्री तक। तो सेंटर किसका हो गया यहां? न्यूक्लियस का। बाउंड्री बाहर वाली कौन सी होगी? कोई ना कोई शेल तो आउटर मोस्ट होगा। जो भी आउटर मोस्ट शेल है, जो भी आउटर मोस्ट शेल है, पहला दूसरा तीसरा डिपेंड करता है,
लिथियम में 1s2 2s1 है तो दूसरा शेल आउटर मोस्ट है। सोडियम में कौन सा शेल आउटर मोस्ट? थर्ड शेल, क्योंकि 3s1 आ जाता है। पोटाशियम में चौथा शेल है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर वाले शेल तक का डिस्टेंस मेजर कर लें अगर, वो डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का मीनिंग ये रहेगा कि डिस्टेंस है ये वाला, कहां से कहां तक? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाले शेल तक का डिस्टेंस लेना, उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हो जाएगा। ये मेजर कैसे करते हैं ये समझ रहे हैं। डायरेक्ट कोई मेथड तो है नहीं बेटा कि हम यहां से यहां तक मेजर कर लें। रीजन, पहली बात तो ये है कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है और इतनी फास्ट घूम रहा है कि एक जगह खड़ा हो फिर तो मैं यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर कर लूं, पता नहीं कहां मिलेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह है। वेव की तरह होने की वजह से अनसर्टेनिटी है, जरूरी नहीं है यहां पे हो, कभी थोड़ा दूर चल जाएगा कभी थोड़ा नजदीक चल जाएगा। इसका मतलब एक ही एटम के रेडियस 2 3 4 लेने पड़ेंगे हमें, कभी बाहर कभी अंदर, है ना। तो फिर रेडियस ऐसे मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके मेजरमेंट की जाती है। और वो मेजरमेंट कैसे की जाती है? कोई दो एटम में बॉन्ड बना हो, जैसे H और H में बॉन्ड बन रखा है, एक H एटम है और दूसरा H एटम है, इनमें किसी को याद है कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट, है ना, शेयरिंग से बॉन्ड बन रखा है। अगर बॉन्ड बन रखा है, बॉन्ड बन रखा है तो ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस बीच में डिस्टेंस, अब ये तो नहीं हिलेंगे, यहाँ पे H एटम फिक्स है, यहाँ पे H एटम फिक्स है, ये वाला H और ये वाला H हिल नहीं सकते। ये कभी ऐसे नहीं होगा कि दूर जाएगा या पास आएगा, इलेक्ट्रॉन की तरह फिक्स्ड है अपनी जगह पे। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। अगर मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर कर लूंगा और उसका हाफ ले लूं तो क्या इसका रेडियस आ जाएगा? चलो अप्रोक्सीमेट होगा, थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क होगा लेकिन आ जाएगा, और वो अप्रोक्सीमेशन सभी के लिए आएगी। तो फिर रेडियस सीधा तो हम मेजर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन जैसे आपको बताया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से कई प्रॉब्लम्स हैं। तो हम हमेशा ऐसे करते हैं कि कोई दो एटम बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं, उन बॉन्डेड एटम के बीच में डिस्टेंस हमें पता चल जाता है कितना है, वो डिस्टेंस फिक्स है, क्योंकि एटम अब हिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि कभी दूर चले गए कभी नजदीक आ गए ना, जैसे बॉन्ड बना है, इधर एक H का स्फीयर लगा इधर एक H का स्फीयर लगा है, वो दोनों फिक्स्ड हैं, ये डिस्टेंस इतना ही रहेगा। और हम क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, उसका क्या कर देंगे आधा, हाफ, एक एटम का क्या आ जाएगा? रेडियस। क्लियर है बेटा? अब फिर अगर ऐसे करेंगे तो रेडियस आगे टाइप्स बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि यहां पे कोवलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड क्या सारों का बनता है? क्या मेटल्स के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनता है? बता सकता है कोई कि कौन सा एलिमेंट है, मेटल या नॉन मेटल, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? जनरली नॉन मेटल। जो नॉन मेटल में बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है कोवलेंट, जिसकी वजह से टाइप्स हो जाएंगी कि बॉन्ड कौन सा ले रहे हो तुम। डिस्टेंस का हाफ तो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस या एक मेटालिक बॉन्ड भी होता है बेटा, मेटालिक बॉन्ड का डिस्टेंस, आयनिक का नहीं लेंगे। आयनिक का तो फिर आयन का रेडियस निकलेगा, अभी हम किसका ले रहे हैं? एटम का। एटम और आयन में फर्क होगा। तो एटम के लिए रेडियस लेने के लिए हम या तो कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ लेंगे, उसे कहा जाता है रेडियस कौन सा? कोवेलेंट। या फिर हम मेटालिक लेंगे, उसका हाफ लेंगे, इसे कहा जाता है रेडियस मेटालिक। या फिर एक और नए तरह का बॉन्ड यहां मैं बताऊंगा आपको, एक बार लिख लो, उसे कहा जाता है वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल फोर्स भी एक नई तरह की फोर्स है। एक बार 3 तरह के टाइप लिख लो, हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। नेम लिख लो, पहला है कोवेलेंट, सेकंड है मेटालिक, थर्ड है वान डेर वाल। थर्ड मैं यहां लिख देता हूं, वान डेर वाल।
वॉन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो इन तीनों का हमने हाफ लेके रेडियस निकाल देना। क्लियर है? पहला कोवेलेंट रेडियस निकालना सीख रहे हैं। पहला है कोवेलेंट। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? किसी का भी डेफिनेशन लिखना बहुत इजी है। हमने क्या लिखना है? 1/2 है। किसका 1/2? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड बाय। कोवेलेंट है तो कोवेलेंट लिख देंगे, मेटालिक है तो मेटालिक लिख देंगे, वॉन डेर वाल है तो वॉन डेर वाल। ठीक है, तो डिस्टेंस डेफिनेशन सभी की एक जैसी है। 1/2 ऑफ डिस्टेंस, 1/2 ऑफ डिस्टेंस किसका? बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड बाय। बस ये डेफिनेशन सभी में आपने कॉपी कर देना है। पीछे यहां पे चेंज आएगा कि पहले मैं कौन सा लिख रहा हूं? कोवेलेंट, तो यहां लिख देंगे बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड में लिख देंगे मेटालिक बॉन्ड, थर्ड में वॉन डेर वाल, है ना? तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तभी होएगी, अब इलेक्ट्रॉन हमें पता है ऑर्बिटल्स में है। ये एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे दूसरा ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो तभी होएगी अगर ऑर्बिटल की शेयरिंग होएगी कुछ ना कुछ, तो ऑर्बिटल की आपस में शेयरिंग हो जाती। ऑर्बिटल की शेयरिंग हो गई, एक का न्यूक्लियस, एक एटम का दूसरे का न्यूक्लियस, इनके बीच में डिस्टेंस निकाला जाता है। जैसे ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, हम क्या करेंगे? इसका 1/2 ले लेंगे। 1/2 लेके क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा, हो जाएगा। मान लो हमें दिया जा रहा है भी, ये डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है कि ये 780 है, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है, और आपको कह दिया एच और एच का डिस्टेंस जो है 780 पिकोमीटर में होता है। याद रखो, पिकोमीटर में निकाले जाते हैं रेडियस, है ना? अगर ये कहता है 780 पिकोमीटर है तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 390, हाफ आ। कर लोगे बेटा? पहला क्लियर है? आगे चल रहे हैं। आगे कई बार थोड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब एच एच, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, सारे एक जैसे हैं। लेकिन कई बार होते हैं बेटा अलग अलग एटम जुड़ जाते हैं जिन्हें कहा जाता है हेट्रो एटॉमिक। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे एच के साथ एफ लग गया या एच के साथ सीएल लग गया। पहले तो इसका मीनिंग समझ लो। होमो मीन्स सेम, सेम एटम्स हों, ए और ए आपस में जुड़े। लेकिन कई बार हेट्रोएटॉमिक भी आ जाते हैं मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक का मतलब एक ए से नहीं जुड़ा, बी से जुड़ा, एच एफ से जुड़ गया या एच सी एल से जुड़ गया। तो चेक करना क्या अब हमारी डेफिनेशन इनके लिए सही बैठेगी? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसका 1/2 ले लूं और वो रेडियस एच का भी हो, फ्लोरीन का भी हो, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है? अलग अलग है। इट मीन यहां फिर जो ये डेफिनेशन है, अगर आगे पूछा जाए मल्टीपल यही बनेगा, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं किसके लिए बताया हमने? होमो एटॉमिक, है ना? तो ए चांस, ए ऑप्शन लिखा हो भी सिंपल डेफिनेशन, बी में आगे वर्ड लगाया हो होमो एटॉमिक, सी में वर्ड लगा दिया हो हेट्रो एटॉमिक, डी ऑप्शन दे दे ऑल, तो हमारे सारे थोड़ी ना बने ऑप्शन। हमारा ऑप्शन क्या बना? होमो एटॉमिक, है ना? तो फिर हमें और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कर लोगे? तो पहला तो ये फर्क समझ आ गया। होमो एटॉमिक का तो चलो सिंपल है कि अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस को बेटा एक और नाम दिया जाता है, शायद आपने सुना हो, बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं ना इसे। दो एटम के बीच में जो लेंथ है उसे क्या कहा जाता है? बॉन्ड लेंथ। उसका बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड की लेंथ कितनी है। तो डिस्टेंस वर्ड ना यूज करे तो क्या यूज कर लेगा? बॉन्ड लेंथ। होमो एटॉमिक में तो सिंपल है कि हमें इसका दिया था 780, इसका मान लो दिया हुआ है 830, इसका दिया हुआ है 810, कुछ ऐसे दिया हुआ है। हमने हाफ हाफ करना है। हाफ हाफ करेंगे, इसका हाफ देखो कितना आएगा, इसका हाफ बता दो, कैलकुलेशन करनी है सिंपल। पहले का 390 लिख दे, दूसरे का
तीसरे का ये तो हो गया, जनरली पिकोमीटर देगा, है ना। ज्यादातर जो होते हैं रियलिटी में, रियलिटी चेक अगर करें तो इनके जो रेडियस हैं वो ऐसे 100 वाली रेंज में होते हैं, पिकोमीटर होते हैं, किसी का 400, किसी का 300, किसी का 500 एंड, ठीक है। लेकिन अगर हेट्रोटॉमिक में ये दे दे तो फिर हेट्रोटॉमिक में अगर डिस्टेंस हमें दिया जाए, ये डिस्टेंस मान लो आपको दे दिया 795, तो क्या 795 का हाफ करके एच का या एफ का रेडियस आ जाएगा? नहीं आए, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर ये 795 है तो 795 शुड बी इक्वल टू, एक रेडियस किसका है? एच का, दूसरा रेडियस किसका है? एफ का। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं भी दो टोटल मिला के, एच का और एफ का दोनों मिला के कितना है? 795। ये तो कर ही सकते हैं। अब फिर इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हमें किसी एक एटम का रेडियस खुद बता देगा वो। अगर एक का बता दे, दूसरे का तो मैं निकाल लूंगा। मान लो मुझे एच का बता दे तो मैं एफ का तो निकाल सकता हूं। तो फिर हेट्रोटॉमिक का क्वेश्चन ऐसे आएगा भी एक का आपको बताया जाएगा, दूसरे का पूछा जाएगा, और वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस एक का रेडियस प्लस दूसरे का रेडियस हो जाएगा। बेटा समझ आ गया? देखो जैसे क्वेश्चन कैसे आया, मान लो हमें ऐसे बताया जा रहा है कि जो डिस्टेंस है फ्लोरीन फ्लोरीन का वो आपको बता दिया 400 810 पिकोमीटर है, और डिस्टेंस एच और एफ के बीच में 795 पिकोमीटर है। आपको कह रहा है बता सकते हो रेडियस हाइड्रोजन का कितना होगा? कैलकुलेट करो अपनी कॉपी पे, बोलना नहीं किसी ने, ट्राई करके देखो कैसे आएगा। तो रेडियस हाइड्रोजन का कितना होगा? अब रेडियस हाइड्रोजन का मैं तब निकाल सकता हूं अगर मुझे फ्लोरीन का पता हो, तो मेरे दोनों ही लॉजिक लग जाएंगे। पहले मुझे पता है भी फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों सेम है, तो अगर मैं इसका हाफ ले लूं किसका रेडियस निकलेगा? फ्लोरीन का। तो सोल्यूशन इज, पहले रेडियस फ्लोरीन का निकाल लेंगे, वो तो 1/2 होगा किसका? 810 का, क्योंकि ये होमोएटॉमिक था। ये समझ आ रहा है? कितना आ गया बेटा? ये 405 आ गया। अब रेडियस एच का निकाल सकते हैं, क्योंकि एच एफ में हमें पता है एक एच है और एक क्या है? एफ। तो टोटल मिला के रेडियस एच का और रेडियस एफ का ये मिला के कितना है? 795। इसमें से एक मुझे पता है कितना है? 405, तो दूसरा निकल जाएगा। एच का कितना आ जाएगा? 795 माइनस रेडियस फ्लोइंग, 795 माइनस 405 कितना बता रहे हो? तो हेट्रोटॉमिक का क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है। कर लोगे बेटा? क्लियर हो गया? तो होमोएटॉमिक के लिए हाफ लिया जाता है, लेकिन हेट्रोटॉमिक से भी हम निकाल सकते हैं। अब क्या होता है रियलिटी में, जरूरी नहीं सारे डायटोमिक ही जुड़े, जो तो आपस में जुड़ जाते हैं, डायटोमिक O2 है, N2 है, F2 है, Cl2 है, उनका तो हम ऐसे निकाल लेंगे। जो आपस में नहीं जुड़ते उनका हम फिर हेट्रोटॉमिक, एक का निकल गया, दूसरे का, एक का पता है दूसरे का निकालेंगे। तो ऐसे करके हमने काफी ज्यादा नॉन मेटल जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल में, ऑलमोस्ट सभी के लिए कौन से रेडियस निकाल लिए? कोवलेंट। हो जाएगा बेटा? यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेडियस है मेटालिक। अब ये वाला रेडियस आप सोडियम का नहीं निकाल पाओगे। कोई बताओ क्यों? क्या सोडियम कभी आपने नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते देखा है? तो फिर जो मेटल्स हैं उनके लिए मेटालिक रेडियस निकालना पड़ता है। मेटालिक रेडियस क्या है? मान लो एक आयरन की शीट है हमारे पास, बहुत पतली काटी हुई है, ये शीट है आयरन की। क्या इसमें आयरन के बिना कोई और एटम है बेटा? सारे आयरन है। अगर सारे आयरन है और आयरन हमें पता है एटम स्फेरिकल है, तो क्या मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूं भी आयरन एटम ऐसे टाइटली पैक्ड हैं, एक आयरन, फिर दूसरा आयरन, फिर तीसरा आयरन, फिर चौथा आयरन, नीचे फिर से आयरन है, ऐसे ऐसे पैक हुए जा रहे हैं आयरन, ठीक है। अब ये जो आयरन आयरन में बॉन्ड बना हुआ है इसे मैं कोवलेंट नहीं कह सकता,
इसे कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? मेटालिक। और अगर समझे थोड़ा सा कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो मेटल की नेचर बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है या गेन करने की? लूज करने की। लूज करने की नेचर होती है। तो हम सोडियम का एग्जांपल लेके समझते हैं, इजी लगेगा आपको। सोडियम में अगर देखा जाए, न्यूक्लियस के बाहर पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 1 है। तो सोडियम अगर लूज करता था तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता था? 1। तो मेटल क्या करते हैं, आपस में जितने भी एलिमेंट हैं वो एक डील कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के, वो सारे फ्री छोड़ देंगे। फ्री छोड़ के एक पूल बना लेते हैं। जैसे सोडियम अगर एटम छोड़ दे तो सोडियम पॉजिटिव बन गया, दूसरा सोडियम भी अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो सोडियम पॉजिटिव बन गया, तीसरा भी लास्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री घूम रहे हैं, ये सबके कॉमन है, शेयर है। अगर सबके कॉमन है तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब बीच में आ जाएगा, ये इस सोडियम के साथ भी उतनी ही अट्रैक्शन दिखाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट। जितना इसका न्यूक्लियस इसे खींचेगा, उतना ही दूसरे का न्यूक्लियस भी इसे खींचेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉमन फिजिक्स लग जाती है कि बीच में नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव कॉमन है, उस नेगेटिव को दोनों के न्यूक्लियस खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है कि इलेक्ट्रॉन कॉमन पड़े हैं, सबने आपस में पूल कर लिया, अभी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन फ्री कॉमन ले लो, वो इलेक्ट्रॉन बीच बीच में घूमते रहेंगे, वो एक तरह का ग्लू का काम करेंगे, है ना। जैसे बीच में ग्लू छोड़ दी हमने, वो बांध के रखेगी उनको। तो जो एटम्स हैं वो एक जगह पे, आयंस तो फिक्स्ड हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीच बीच में ग्लू का काम कर रहे हैं, कभी यहां घूम रहा है इसका, कभी यहां घूम रहा है इसका, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सबका कॉमन है। छोड़ना ये भी नहीं चाहता, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, छोड़ना ये भी नहीं चाहता, जिसकी वजह से सारे आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से सभी के इलेक्ट्रॉन कॉमन शेयर होते हैं सभी कर्नल के बीच में। इसे एक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। इसे कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? मेटालिक बॉन्ड। कर लोगे? मेटालिक बॉन्ड को ऐसे लिख सकते हो आप, ये जो एटम आयंस बन गए, एटम छोड़ के सोडियम आयंस पड़े हैं, इन्हें एक नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज कर्नल्स। कर्नल्स होते हैं कि न्यूक्लियस है, बाहर में शेल्स भी हैं कुछ, एक सिर्फ एक शेल मिसिंग है। कौन सा शेल मिसिंग है? आउटर मोस्ट वैलेंस। आउटर मोस्ट वैलेंस शेल मिसिंग है, जो आयन बन गया उसे एक नाम दे दिया कर्नल। कर्नल्स फिक्स्ड हैं, अपनी जगह पे पड़े हैं, कर्नल्स फिक्स्ड पड़े हैं अपनी जगह पे, और इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़े हुए हैं, वो घूमने जा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इसे भी दोनों को बांध के रखता है, ये इलेक्ट्रॉन इसे भी और इसे भी दोनों को बांध के रखता है, ऐसे एक दूसरे को बांध के रखते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को शायद आपने 10th में पढ़ा हो। ऐसे बोला जाता है कि मेटल के स्ट्रक्चर में देयर आर कर्नल्स एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कॉमन है, सबके कॉमन बना लिए उन्होंने, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बोला जाता है, कर्नल्स एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो दो नियरेस्ट कर्नल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, वो शेयरिंग से अलग होगा, शेयरिंग नहीं हुई। कर लोगे बेटा? अब हमें तो चलो ये हम बाद में भी पढ़ेंगे बॉन्ड कैसे बनते हैं, मेटालिक बॉन्ड। हमें तो यहाँ पे रेडियस लेना है। तो बताओ, अगर मैं 2 सोडियम कर्नल्स का डिस्टेंस पता कर दूं, क्या उसका 1/2 एक रेडियस आ जाएगा एक सोडियम का? क्योंकि दोनों ही सोडियम है, इधर से भी सोडियम है, इधर से भी सोडियम। तो जितना भी डिस्टेंस है उसका 1/2 ले लेंगे, वो किसका रेडियस माना जाएगा? एक सोडियम का माना जाएगा। तो इसे हमने मेटालिक रेडियस माना। हो जाएगा बेटा? तो नॉन मेटल के लिए तो कोवलेंट रेडियस निकाले जाते हैं, लेकिन मेटल्स के लिए कौन से रेडियस निकाले जाते हैं? मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो पहले मेटल का स्ट्रक्चर लिख लो। स्ट्रक्चर ये आप डेफिनेशन लिख लेना खुद, हाफ होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल लिखते हैं, कैसे होता है? देयर आर कर्नल्स, कर्नल वर्ड समझोगे, एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका बना हुआ है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है। सोडियम है तो एक वैलेंस फ्री है, मैग्नीशियम है तो कितने वैलेंस होंगे? 2। एल्यूमिनियम है तो, इसे आप 10th वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, 283। 283 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? 3।
वो अलग बात है कि 3s2 है, 3p1 है, लेकिन चलो वो भी जो आपने 10th में पढ़ा है हमने उसमें ज्यादा एक्सप्लेन किया, ज्यादा थोड़ा ब्रीफ चले गए, है ना। ये तो नहीं कि वो गलत था। तो 283 उससे भी आ जाएगा कि 3 वैलेंस कर लोगे। अब लिखो फिर मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएगा। मेटालिक बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड कर्नल्स टुगेदर। एटम नहीं लिखोगे, है ना। दैट बाइंड कर्नल्स टुगेदर, जब वर्ड कर्नल आ गया तो मान के चलो ये स्पेसिफिक किसके लिए यूज होता है, मेटालिक। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने भी। एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव इधर भी खींचा जा रहा है, पॉजिटिव इधर भी खींचा जा रहा है। अब देखो थोड़ा सा वीक होगा ये फोर्स कोवलेंट से, क्योंकि कोवलेंट में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो रहते ही हैं। एक इधर एक एच का आया, एक इधर से एक एच का आया, और वो फिक्स है एक जगह पे। तो 2 नेगेटिव की अट्रैक्शन दोनों तरफ, इसमें एक की भी हो सकती है क्योंकि घूमे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब सोडियम के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है 2 पॉजिटिव से मेटालिक, 2 की अट्रैक्शन है 2 पॉजिटिव से कोवलेंट। तो बताओ किस केस में अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है तुम्हें। तो कोवलेंट थोड़ा सा मजबूत होता है, मेटालिक थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। कर लोगे, क्लियर है बेटा ऐसे। ये क्लियर हो गया। तो मेटालिक का हमने डिस्टेंस रेडियस निकालना है, रेडियस ऐसे निकलेगा हाफ ऑफ डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, बिटवीन कर्नल्स, जो नियरेस्ट कर्नल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस। इसमें होमोएटॉमिक हेटेरोटॉमिक नहीं देगा, क्योंकि अगर एक मेटल आयरन की रोड है, आयरन की रोड में सारे ही एटम जो आसपास जुड़े हुए हैं वो किसके हैं, आयरन के। अगर एक कोई सिल्वर का फॉयल है तो उसमें सारे ही एटम किसके हैं, सिल्वर। अगर रदरफोर्ड ने गोल्ड का फॉयल यूज किया तो उसमें सारे के सारे एटम किसके हैं, गोल्ड के। गोल्ड का स्फीयर, साथ में गोल्ड का स्फीयर, उनके बीच में डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। हो जाएगा बेटा, सेकंड हो गया। अब मेटल के लिए आ गया मेटालिक वाला रेडियस, नॉन मेटल के लिए आ गया कोवलेंट वाला रेडियस। चेक करो क्या पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट है जो अभी रह गया जिसका रेडियस हम ना तो कोवलेंट से निकाल सकते हैं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ना मेटालिक से निकाल सकते हैं, नोबल गैस। तो फिर कौन सा रह गया, नोबल गैसेस। ठीक है, तो थर्ड फिर नोबल गैसेस के लिए हमें अलग से जो वंडर वॉल बनाया बेटा, वो किसके लिए निकालना पड़ेगा, नोबल गैस के लिए। देखो थर्ड रेडियस है वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस की मेनली हमें जरूरत पड़ी, नोबल गैसेस के लिए जरूरत पड़ी है। देखते हैं क्या क्या होता है वंडर वॉल रेडियस। ये आपके लिए नया फोर्स है, इसे समझ लो अच्छी तरह। वंडर वॉल फोर्स क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स हम किसे कहते हैं। मान लो नोबल गैस की बात करते हैं, नोबल गैस मैंने नियोन ले ली। बताओ नियोन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 8 घूमते। तो मैंने बाहर वाला शेल ड्रॉ कर दिया, बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 8। ठीक है, दूसरा नियोन है, उसके भी बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 8। क्लियर है। जनरली तो बेटा ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होएगी, कहीं एक तरफ ज्यादा नहीं होएगी एक तरफ कम नहीं होएगी, सिमेट्रिकल रहती है ना। लेकिन क्या होता है जब ये आसपास अपने क्लोज आने लगे आते हैं, जब आप इन्हें क्लोज ले आते हो, क्लोज लेके आना पड़ेगा। मान लो गैस को मैंने काफी ज्यादा कंप्रेस कर दिया, लिक्विड और सॉलिड बना रहे हैं। क्या कहीं पढ़ा भी गैसेस कंप्रेस करने से, ठंडा करने से लिक्विड बन जाती हैं और सॉलिड बन जाती हैं। तो सिर्फ लिक्विड और सॉलिड की बात। जब ये गैस मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो क्या होगा, ये जो सिमेट्री थी कि हर एक इलेक्ट्रॉन में 4 इधर से 4 कहीं पॉजिटिव, क्योंकि एटम क्या होता है जनरली न्यूट्रल, है ना, कोई पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जैसे ये नजदीक आएंगे क्या होता है, हो सकता है भी एक आधा कोई डिस्टोर्ट हो जाए, क्योंकि ये वाला जो न्यूक्लियस आएगा, जैसी न्यूक्लियस सोचो ये पॉजिटिव मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, क्या कभी ऐसे हो सकता है कि पॉजिटिव की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्शन हुई और इनमें से 8 में से थोड़े से एक तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए और एक तरफ क्या रह जाए, कम हो जाएगा। ऐसे मैग्नेट की तरह है कि मैग्नेट पहले तक आयरन आपने ऐसे रख दिए चिन के, है ना, वो सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन क्या होता है मैं मैग्नेट पास लेके जा रहा हूं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या लगता है मैग्नेट इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा।
अब ये भी खींच रहा है, ज्यादा खींच रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा सा खींच रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या ऐसा हो सकता है भी एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए? तो ये मैग्नेट की तरह क्या है, न्यूक्लियस है। जैसे दूसरे एटम का न्यूक्लियस क्लोज आता है तब ये सिचुएशन हो जाती है, Vn पॉजिटिव आया, इसने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देना है। जो इनका आपस में बढ़िया बॉन्डिंग था, सिमेट्री थी, भी इधर भी उतना ही चार्ज है, इधर भी उतना, उसे डिस्टर्ब करेगा। इन इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अगर इनको खींच लिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ 5 आ जाए, हल्का सा, एक तरफ ज्यादा आ जाए 5, और एक तरफ कितने रह जाए, 3। अगर ऐसा हो गया एक टाइम पे, जब क्लोज लेके आऊंगा तब होगा, जिस तरफ 5 आ जाएंगे, क्या उस तरफ थोड़ा सा पार्शियल, ये डेल्टा साइन होता है पार्शियल का फिजिक्स में, क्या इस तरफ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा? अगर इस तरफ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, चार्ज डेवलप हो गए। अब जैसे ही किसी एक पे चार्ज डेवलप हुआ, ये चार्ज खत्म नहीं होता, कैसे? जैसे इस पे नेगेटिव आ गया, यहां फ्रिक्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्या होगा, ये वाला नेगेटिव आगे वाले इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल, रिपेल करेगा, तो इसको थोड़ा सा डिस्टोर्ट कर देगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ ज्यादा भेज देगा, एक तरफ क्या कर देगा, कम, कम कर देगा। तो बताओ, इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें भी, इस तरफ 8 में से 5 चलेगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। बात समझ आ रही है? ऐसे ही आगे वाला करेगा, ऐसे ही आगे वाला करेगा। क्या होता जा रहा है, चार्ज डेवलप हो रहे हैं। अगर चार्ज डेवलप हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के साथ फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आगे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो क्या लगता है, यहां पे देखना, इस नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या कोई अट्रैक्शन हो सकती है? तो ये ऐसे अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। ये वाली अट्रैक्शन परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तभी आएगी अगर आप इन्हें काफी ज्यादा क्लोज लेके आओगे, नहीं तो नॉर्मल अपना घूमते रहते। इट मीन जब एटम आपस में क्लोज आते हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे कोई, ना शेयरिंग की जरूरत है ना मेटालिक बॉन्ड की, सिर्फ क्लोज आने से, क्लोज आने से कई बार कुछ फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं ऐसे, जो डिस्टोर्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डेवलप होती हैं। इन फोर्सेस को क्या कहा जाता है, वन डर। हो गया। अब मैं अगर इसे सॉलिड बना दूं, तो हमें पता है भी सॉलिड में कोई ना कोई फोर्स तो है ही है जो इन्हें बाइंड करके रखती है। अगर मैं कहता हूं नियोन सॉलिड बन गया, तुम सीधा 10th में बोल देते थे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बोल देते थे, लेकिन अगर केमिस्ट्री में सोचे तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कोई ना कोई तो बॉन्ड ही होना चाहिए। वैसे क्या है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन? अब अट्रैक्शन तुम कह रहे हो नोबल गैस में आयनिक नहीं हो सकता, कोवलेंट नहीं हो सकता, मेटालिक भी नहीं हो सकता। इट मींस अंडरस्टूड, अभी कोई ना कोई तो है ही है। आयनिक तुम कह रहे हो है नहीं, कोवलेंट है नहीं, मेटालिक है नहीं, लेकिन हमें फैक्ट है पता भी, सॉलिड तो हमने बनाया ना इसे, तो कोई ना कोई फोर्स तो है ही है। ये जो फोर्स डेवलप हो जाती है बहुत ही वीक वाली, इसे हमने एक्सप्लेन ऐसे किया है, इसे एक नाम दे दिया गया, इसे कौन सी फोर्स कहा गया, वन डर। तो यहाँ आयनिक कोवलेंट हमें समझ नहीं आता, फिर भी पता है भी हाँ फोर्स तो कोई ना कोई है, नहीं तो सॉलिड कैसे बनेगा? सॉलिड का मतलब यही कहते हो भी आपस में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इट मींस फोर्स तो है, इस फोर्स को क्या नाम दिया, वन डर वाल। थोड़ा सा हमने ऐसे कर लिया भी हाँ हो सकता है कि जब ये क्लोज आए, इसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा चल जाए, एक तरफ कम, ज्यादा चलेगी नेगेटिव, कम चलेगी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आगे आगे एक दूसरे पे फैलता जाएगा। अगर ऐसे फैलता जाएगा तो सभी एटम्स में थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही वीक होगा, आयनिक की तरह नहीं है, आयनिक पूरा पॉजिटिव हो जाता है, आयनिक की तरह नहीं है, लेकिन बहुत ही वीक, चलो फोर्स तो आ ही गया। इस फोर्स को क्या कहा जाता है, वन डर। और ये इतना वीक है कि हो सकता है नियोन और नियोन में डिस्टेंस हो, ऐसे रहेंगे, बिल्कुल टच होना जरूरी नहीं है, ऐसे हैं, एक नियोन यहां है, एक नियोन यहां। अगर ऐसे है तो चलो सॉलिड बन गया, फिक्स हो गए, हमने डिस्टेंस तो निकाल ही लेना, दो नियोन में डिस्टेंस निकल जाएगा, दो नियोन में। अब अगर इसका हाफ ले लें तो ये हमें पता है भी रेडियस से थोड़ा ज्यादा है, रेडियस से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चलो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम मान लेंगे। तो फिर नोबल गैसेस के केस में इस वाले रेडियस को निकाला गया। ये रेडियस क्योंकि कोवलेंट और मेटालिक से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, इस रेडियस को क्या नाम दिया है, वन डर वाल रेडियस। हो जाएगा बेटा। ये जो फोर्सेस हैं और अच्छी तरह हम आगे चैप्टर है हमें पूरा बॉन्ड्स पे, केमिकल बॉन्ड, उसमें पढ़ेंगे। अभी आप इतना मान के चलो कि जब नोबल गैसेस पास आती हैं तो उनमें भी कोई फोर्स रहती है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, वन डर वाल। ना वो आयनिक है, ना वो कोवलेंट है, ना वो मेटालिक है, वो वन डर वाल बहुत ही वीक सी फोर्स ऐसे डेवलप होगी, टेम्पररी सी। उस फोर्स की वजह से एटम हो सकता है टच भी ना हो, दूर दूर ही रहे। हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस लेके इसका वन हाफ ले लेंगे, और इस वन हाफ डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, वन डर वाल रेडियस। हो जाएगा बेटा। देखो फिर वन डर वाल रेडियस क्या है,
van der Waals radius is defined as one half of distance between two nearest atoms, one half of distance between two nearest atoms held together by, कौन सा बॉन्ड होगा? van der Waals force, held together by van der Waals force, van der Waals force। क्लियर है? van der Waals force होती क्या है और डिटेल हम लिखेंगे नहीं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में। held together by van der Waals force, ठीक है, हो जाएगा बेटा। जनरली ये किसके लिए यूज होता है? जनरली दिस रेडियस इज यूज्ड फॉर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए यूज हो जाएगा बेटा। तो अब पीरियोडिक टेबल में अगर देखें, पीरियोडिक टेबल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ होते हैं मेटल्स, दूसरी तरफ आ जाते हैं थोड़े नॉन मेटल्स, फिर क्या आ जाते हैं? नोबल गैसेस। हमने तीनों के रेडियस निकाल लिए। पहले मेटल्स के लिए कौन सा रेडियस सूटेबल है? मेटालिक रेडियस। नॉन मेटल के लिए कौन सा कोवलेंट निकाल लिया। और नोबल गैसेस के लिए कौन सा निकाला है? हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हमें पता चलो अप्रोक्सीमेशन होगा हल्का फुल्का, लेकिन हमने क्या किया? पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स का रेडियस निकाल लिया। इसके बाद ही तो चेक करेंगे ना कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। उसके बाद हम लॉजिक देंगे। तो मान के चलते हैं कि आज साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके सबका रेडियस निकाल रहे हैं। उन्होंने मेटल्स का निकाल लिया, नॉन मेटल का निकाल लिया, एक नोबल गैसेस का समझ नहीं आ रहा था, तो उन्हें भी कोई नया नाम दे दिया van der Waals फोर्स, उसे एक नया नाम दे दिया van der Waals रेडियस, वो भी निकाल लिया। तीनों के रेडियस निकाल लिए। इससे पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबके रेडियस हमें पता है। अब एक लिस्ट बनेगी, देखा जाएगा भी पीरियड में जाते क्या होता है, ग्रुप में जाते क्या होता है, फिर उसके हम लॉजिक स्टडी करेंगे। ऐसे कर लोगे बेटा? बात समझ आ गई? एक लास्ट क्वेश्चन, बता सकते हो तीनों में से सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा? क्योंकि सबसे वीक फोर्स ये है, तो सबसे बड़ा रेडियस होता है van der Waals, उससे थोड़ा छोटा होगा मेटालिक, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बताया मैंने आपको? कोवलेंट। तो जितना आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, एटम नजदीक आते जाएंगे, डिस्टेंस कम होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर एक ही एटम के हाइपोथेटिकल पूछा जाए, हमें जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन हाइपोथेटिकल पूछा जाए भी अगर एक ही एटम के 3 रेडियस निकाले हमने, तो बताओ कौन सा रेडियस सबसे बड़ा होगा? तो हम कहेंगे van der Waals, क्योंकि van der Waals में टच होना भी जरूरी नहीं। मेटालिक में एटलीस्ट टच हो रहे हैं, इसमें ओवरलैप हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, थोड़ा एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, हिस्सा शेयरिंग आ रहा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन ऐसे है कि दो एटम हो सकता है टच भी ना हो। ये सिचुएशन ऐसे है कि दो एटलीस्ट टच तो हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसे है कि कुछ हिस्सा क्या हो रहा है? ओवरलैप। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस ये वाला होगा, तो सबसे बड़ा रेडियस होगा। एरर है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, हमें पता है। ये वाला रेडियस थोड़ा छोटा होगा, सबसे छोटा रेडियस कौन सा होगा? ओवरलैप। कर लोगे? तो एक ये क्वेश्चन आया था, एक ही एटम की अगर 3 रेडियस हैं तो कौन सा बड़ा होगा और क्यों होगा? तो ऐसा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां तक पढ़ के आओ, कल हम इसका वेरिएशन समझेंगे पीरियड में और ग्रुप में। हाँ बेटा, ऑफिस में आ जाओ।